करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं हम, और ज्यादा नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बारी है, तो पढ़ लिया होगा आपने। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जवाब देना शुरू कर दो फटाफट से। डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल संरचना के विकास में निम्न में से किन वैज्ञानिकों का योगदान नहीं है? ठीक है, चलो जवाब दो फटाफट, जल्दी जल्दी दो ताकि आगे बढ़ सके। वैसे ही काफी टाइम जो है निकल चुका है। गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से, बहुत बहुत वेरी गुड इवनिंग। अब चलो अभी जवाब दो, यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ मैं। ओके ओके ओके, ए कह रहे हैं कुछ, डी कह रहे हैं, रितेश डी कह रहे हैं, ए वाले भी हैं, सी वाले भी हैं और बी वाले भी हैं। ए बी सी चारों ही ऑप्शन दे दी कि मैम आपको जो पसंद हो आप रख लेना, हमको तो चारों के चारों पता है। तो देखो यहाँ पे डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल संरचना में विकास में किनका योगदान नहीं था, मतलब डीएनए का जो द्विकुंडलित हेलिक्स दिया था, देखो खोजा तो वाटसन क्रिक में था, लेकिन उनका नाम तो यहाँ है ही नहीं, है ना। ये पूछ रहा है कि किसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मतलब कहीं भी डीएनए के मॉडल में इसका नाम नहीं आया। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल था उसमें हमने इनका नाम पढ़ा था, इन्होंने वो एक्सरे क्रोमेटोग्राफी से बताया था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है ना। चार्ल्स का पढ़ा था, हमने कहा था वाटसन क्रिक ने दो लोगों या दो सिद्धांतों के बेस पे डीएनए मॉडल दिया था, उनमें हमने इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम पढ़ा था। ये तो बाद में, ये तो मेल्सन स्टोल का प्रयोग तो वो वाला है नाइट्रोजन वाला, इनका कोई डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल में कोई योगदान नहीं था। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही है बिल्कुल। शायद आपने ये नहीं शब्द नहीं पढ़ा तो इसको देखने की आदत डाल लो। नेक्स्ट पे चले हम। नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य है। फटाफट से आंसर दो, नंबर लिख देना क्योंकि पुराने भी मुझे चैट दिखती रहती है, पुराने कहीं नंबर डाल देना तो मुझे पता चल जाएगा कि सेकंड का दे रहे हो। और संडे को भी तैयार रहना, इस संडे नहीं नेक्स्ट संडे। वैसे मैं टेलीग्राम पे एक वीडियो डाल चुकी हूँ टेस्ट का कि नेक्स्ट संडे सब्जेक्टिव टेस्ट कल की क्लास में भी बोला है, तो जल्दी से फटाफट यहाँ पे आंसर दो भाई। सेकंड का डी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, डी 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 फॉर डॉग। चलो सारे बच्चे डी कह रहे हैं, चलो कोई तो भाई किसी पे राजी हुआ। तो आरएनए, या अगर हम बात करें आरएनए क्या काम करता है, तो आरएनए डीएनए से पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण कर रहे हैं, राइबोसोम और आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है, बिल्कुल होता है जो कि एमआरएनए होता है। ठीक है, हमसे कॉमन आरएनए की बात पूछी, मतलब तीनों आरएनए आ गए उसमें। राइबोसोम तक अमीनो एसिड्स को लेके आता है, बिल्कुल टीआरएनए लेके आता है। यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, जो राइबोसोम बनाता है कौन, आरआरएनए। तो भाई ये तीनों काम जो है आरआरएनए की उपस्थिति या आरआरएनए सॉरी आरएनए की वजह से होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है डीएनए के एक रज्जु की मतलब सिंगल स्ट्रैंड असतत संश्लेषण होता है, क्योंकि क्या कारण है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना। हो सकता है आप जो आंसर सोच रहे हो वहाँ पे ऑप्शन नहीं हो, ऐसा होता है। तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यही चालाकी होती है कि कई बार हम जो चाहते हैं वहाँ पे मिलता नहीं है, कुछ दूसरी बातें लिखी होती है, तो हमें बेस्ट सेलेक्ट करना होता है जो सबसे सही है उन चारों में से। तो देखो यहाँ पे क्या है, बताओ। थर्ड का बी कह रहे हैं, अभय का आया सबसे पहला मैसेज। बी बी रौनक बी, अंशु बी, शालू बी और बी 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 कर रहे हैं। तो बिल्कुल 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 दी है ये, यानी कि बिल्कुल सही है कि जो डीएनए संश्लेषण होता है उसमें हमने कहा था कि जो एक रज्जु की होता है, दो फोक बनाए थे हमने, एक तो लैगिंग था, है ना, लैगिंग, और दूसरा वाला था लीडिंग। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे तो डीएनए के टुकड़े बनते हैं जिसको हम ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं, और बाकी पे डीएनए बड़ा अच्छे से बनता है जिसको हम सतत रूप से कहते हैं। तो ये सतत होता है, कंटीन्यूअस होता है, और ये असतत होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जंप करता है ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन देखो यहाँ जंप करने वाली चीज नहीं लिखी है, नहीं लिखी है। लेकिन यहाँ पे एक जो लाइन लिखी है वो ये वाली कि डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 से 3 की तरफ काम करता है। तो देखो 5 से 3 की तरफ तो ये भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी 3 से 5 है, ये भी 3 से 5 है, लेकिन हमारा जो डीएनए सेगमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, सॉरी ये 3 से 5 है। ठीक है, तो ये ऐसे उल्टी दिशा में काम करता है। तो उल्टी दिशा में काम करने की वजह से ऐसा इसके इस क्वेश्चन में लिखा है। वजह तो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जंप करता है, लेकिन क्योंकि 4 ऑप्शन है और उसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन यही है, क्योंकि इस जगह पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 से 3 की तरफ काम करेगा, 5 से 3 की तरफ काम करता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो असतत हो जाता है। ये यहाँ पे हमें सही ऑप्शन लग रहा है, तो इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल टीआरएनए के किस भाग से जुड़ते हैं। अमीनो अम्ल टीआरएनए के किस भाग से जुड़ते हैं, 5 से 3, 3 सिरे पर, 5 सिरे पर, 3 सिरे पर, एंटीकोडोन सिरे पर या डीएचयू लूप पर, बताओ। फोर्थ का सी कह रहे हैं, सी 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 श्रद्धा, पूर्णिमा, प्राची, वैष्णवी, ज्योति, अंजलि, सब सी कह रहे हैं। चलो तो बिल्कुल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है कि जो हमारा टीआरएनए होता है, नहीं नहीं मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, टीआरएनए के किस भाग से जुड़ता है ऐसा बोला है। तो ये बोल रहा है अमीनो एसिड। बात को ध्यान से सुनो, सबके आंसर गलत है, सही आंसर है बी, अभी बता रही हूँ। जो एंटीकोडोन है, ये देखो एंटीकोडोन तो यहाँ होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड थोड़ी ना जुड़ता है, यहाँ पे तो कोडोन जुड़ता है। एंटीकोडोन सिरा तो ये वाला है, यहाँ पे तो कोडोन जुड़ते हैं। ये पूछ रहा है अमीनो एसिड कहाँ जुड़ते हैं, अमीनो एसिड तो यहाँ जुड़ते हैं इस कंडे पे। और मैंने आपसे कहा था कि ये कौन सा सिरा होता है, ये हमेशा तीसरा सिरा होता है। ये ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड टीआरए के 3' एंड पे आके जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है इधर वाले पे जुड़ जाए, इधर वाले पे जुड़ जाए। जहाँ पे 3' एंड होगा, जहाँ पे एक जगह 3 है तो ऑब्वियसली दूसरी जगह 5 होगा, ये तो पक्का है। तो 3 वाले पे अमीनो एसिड आके जुड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, करेक्ट कर लें इसको, डी आंसर सही है। ओके चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अब शॉर्ट टाइप के आंसर शुरू हो गए हैं। कोडिंग धारक व प्रतिकोडिंग धारक के अणुओं के नाम बताओ। लिखो जरा, लिख सकते हो, छोटा सा आंसर है। कोडिंग धारक के नाम बताना है आपको, और प्रतिकोडोन धारक। ये ऐसे क्वेश्चन होना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, सिंपल आंसर है, अभी मैं आपको बताऊंगी तब। लेकिन जब हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हम ढेर हो जाते हैं कि मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं, मैम आपने तो बताया नहीं। लेकिन ये आपको पता है, अभी आंसर लिखूंगी तो आप बोलेंगे अच्छा ये था। चलो बताओ, कोडिंग धारक कौन है, प्रतिकोडिंग धारक अणु कौन है। संजीव गौतम, टेम्पलेट, गलत जवाब। नहीं, श्रेया ने तो सही पकड़ लिया है। नहीं 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 नहीं, अभी तक मुझे कोई चाहने वाला आंसर नहीं मिला। एक का मिला है, अंकित का, थोड़ा थोड़ा सही है। चलो मैं बताती हूँ। कोडिंग, अभी नाम लिया भी है भाई, कोडिंग धारक। कोडिंग धारक मतलब जिसके पास कोडोन होते हैं। कोडोन किसके पास होते हैं, इसको कोडोन धारक भी कह सकते हैं। कोडोन किसके पास होते हैं, किस पे होते हैं कोडोन, तो हम कहते हैं एमआरएनए पे होते हैं। तो एमआरएनए जो अणु है वो कोडिंग धारक है, उसमें कोडोन होते हैं इसलिए। और प्रतिकोडोन धारक कौन होते हैं, अभी बात की, कम से कम ये तो बता देते। प्रतिकोडोन किस पे होते हैं, प्रतिकोडोन धारक कौन है, टीआरएनए, क्योंकि उसी पे तो एंटीकोडोन साइड है। प्रतिधारक साइड किसके पास है, टीआरएनए के पास। तो बस पता था ना आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, ये जो आज क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये बहुत सारे बोर्ड्स को मिला के लिया है मैंने। इसमें सीबीएसई भी है, आरबीएसई भी है, यूपी भी है ना, सारे मिक्स करके लिया। बीएनटीआर का फुल फॉर्म बता दोगे, बीएनटीआर का फुल फॉर्म, बीएनटीआर का फुल फॉर्म बता दो जल्दी फटाफट। हाँ, रौनक का आया सबसे पहला जवाब, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरी गुड। ठीक है, इसका एक हिंदी नाम भी है, लेकिन मैं बड़ी दुख कैसे कह रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मेरे को हमेशा हर साल जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे को इसका हिंदी देखना पड़ता है, मैं भूल जाती हूँ। कुछ है अनुबद्ध, पुनरावर्तन, संख्या
ऐसा कुछ नाम है, एनसीईआरटी में देख लेना, मेरे को याद नहीं रहता। वो हिंदी वाला नाम जरूर देख लेना, मैं लिख देती हूँ कि हिंदी नाम देख लेना भाई, एनसीईआरटी में देखें, मेरे को ना याद नहीं रहता, एक दो शब्द याद रहते हैं पर गलत लिखने से मतलब नहीं है। वेरिएबल, नंबर, टेंडम, रिपीट। गुड, चले रहमान अंसारी सबका आंसर आ गया था। आगे चलो, वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल में उपयुक्त तकनीक का नाम बताओ कि वाटसन क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था उसमें कौन सी तकनीक यूज हुई थी। ये भी शायद आपको थोड़ा सा भटका सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप में किया हुआ है, तो यही कहती हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करा करो, कहां से क्या बन जाए पता नहीं। ज्योति कह रही है एक्सरे, कुशील कह रहे हैं एक्सरे, एक्सरे एक्सरे बिल्कुल सही जवाब है, जिसको हमने एक्सरे क्रोमेटोग्राफी भी कहा था, है ना, तो मैं दोनों ही नाम लिख देती हूँ, एक्सरे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जिनमें दो नाम भी आए थे वो विल्किंसन और फ्रैंकलिन, है ना, उन्होंने ही ये काम किए थे, दोनों उनका नाम आया था उसी के बेस पे, और एक 4 ग्राफ का नियम, ये दोनों नियम के बेस पे वाटसन क्रिक ने, तो तकनीक पूछा है हमसे, नियम नहीं पूछा, तो तकनीक ये वाली यूज की, ये हमने ऑब्जेक्टिव किया हुआ है, वो लिखा हुआ था, चलो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की। ये शायद मैंने क्लास में नहीं बताया तो इसीलिए मैंने ले लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार सिलेबस से हटके, कई बार ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपकी किसी के नहीं आया हुआ, ये सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई में थोड़े से ऊटपटांग सवालों की भरमार रहती है। डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की थी, इसीलिए तो इनका नाम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी कुछ रह जाता है तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, डले हुए हैं लास्ट ईयर के, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही रहेंगे, मैं कुछ नया तो उसमें ऐड नहीं कर सकती, और एग्जाम टाइम में भी हमें करना है, नहीं पता, नो नो, हाँ नितेश का सही जवाब है कॉरेनबर्ग, वेरी गुड नितेश, कॉरेनबर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख दूंगी कॉरेनबर्ग, ठीक है, कॉरेनबर्ग ने ई कोलाई में की थी, तो ये नोट कर ले। जतिन भी कह रहे हैं कॉरेनबर्ग, शिवम कह रहे हैं पता नहीं। एक और चीज सुने मेरी, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा है एक थोड़ा सा बात है करनी है, बार बार यही सवाल आता है, इसलिए अभी से जवाब दे देती हूँ कि नीट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 11th और 12th तो पढ़ ही रहे होंगे, काफी बच्चे हैं वो 11th की क्लास में आते हैं, बाद में भी देखते हैं 11th की क्लासेस, बहुत सारे बच्चे वो देखते हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, है ना, पहले तो वो क्वेश्चन कीजिए जो मैंने आपको करवाए हैं, जो एप्लीकेशन पे डले हुए हैं, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए जो कराए हुए हैं, फिर आपको कोई ऑनलाइन से बुक भी नहीं खरीदो आप, चलो बुक छोड़ो, बुक महंगी भी आती है और किसी बुक में एक्सप्लेनेशन होता है नहीं होता है, जो भी है बुक के बारे में एक वीडियो डाल रखा है, कौन सी बुक खरीदे, एप्लीकेशन पे डाला हुआ है वो वीडियो, अदर इंपॉर्टेंट वीडियो में वहां पे जाकर देख ले, लेकिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि खाली रटने या खाली बायो पूरी पढ़ लेने से आप नीट क्लियर नहीं कर पाओगे, जब तक आप प्रैक्टिस, जितने भी ऑब्जेक्टिव मिलते हैं ना दुनिया भर के, बस आपके सिलेबस के हो, है ना, फिर तो आप बोलोगे आप कहीं से उठा के ले आओगे जो सिलेबस में भी नहीं है, जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी के हैं या जो नीट के हैं, उनके ऑब्जेक्टिव दुनिया में कहीं भी मिल रहे हो ना, पढ़ लो, भले ही वो मैंने करवाया वो वैसे कैसे सेम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिपीट ही होगा, क्योंकि हर बार आपको एक बार पढ़ने पे कोई चीज याद तो होती नहीं है, कई बच्चे ऐसे होंगे मैं उनको करवाती हूँ, वो एमसीक्यू भी देखते हैं, वो नीट के क्वेश्चन भी देखते हैं, उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेती हूँ जिसमें वो सेम क्वेश्चन होता है, फिर वो गलत कर गया, तो क्यों भूल जाते हैं, तो रिपीट भी करना भी एक अच्छी आदत है, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया तो काम खत्म, हमारा तो हो गया, भूलते भी तो हो आप, तो जितनी बार जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, किसी भी बोर्ड के हो, नीट के हो, किसी भी बुक के हो, है ना, पढ़ लो उनको, इजी हो टफ हो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से होगा, और खाली बायो पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ये बात भी ध्यान रखिए, बायो में तो चलो श्योरिटी है कि आप 95% अगर मेरी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो आपको कवर हो जाएगा, लेकिन बाकी डीएनए की दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपको बायो में ऐसा मानना है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे कहे मुताबिक 11th और 12th। डीएनए की खोज किसने की, वही आंसर आ गया यहाँ पे, तो डीएनए की खोज एक्चुअली मुझे ये दिखाना नहीं था, बस आप ये समझ लो अभी कि हमने न्यूक्लिक अम्ल की खोज के नाम से पढ़ा है, कई बच्चे बोलेंगे मैम इन्होंने तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो कहेंगे कि हमने ये तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन अगर आप न्यूक्लिक अम्ल की खोज वाला टॉपिक पढ़ेंगे जाके, या लिखा हुआ है आपने जहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे जाके पढ़ना, वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल उन्होंने खोजा था वो डीएनए था, तो इनडायरेक्ट वे में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल जो खोजा था वो डीएनए ही था, तो अगर हमसे पूछ ले कि डीएनए की खोज किसने की तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने न्यूक्लिक अम्ल खोजा था उन्होंने डीएनए खोजा था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो निकाला था वो डीएनए ही था, ये बाद में पता चला, लेकिन उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया था, तो आंसर क्या है फ्रेडरिक मिशर। अब देखो मिशर मैंने अलग तरह से लिखा हुआ है, कि जगह मिशर भी लिखा हुआ है, तो देख लिया। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, 5 तो यहाँ पे आ गया है, नाम लिख दो, ये मेरा एनिमेशन हटाना रह गया, 5 होती है, कौन सी होती है जरा नाम बताओ, H1 H2A H2B H3 H4, अंजलि क्या रही है, तनिष्क कश्यप, हिस्टोन प्रोटीन तो पता है, नाम पूछ रही हूँ मैं, अंजलि, तनिष्क ने सही लिखा है, रवि ने सही लिखा है, शशि ने सही लिखा है, सभी सही लिख रहे हैं, वो एक मेरा बच्चा सोनाली गुड गर्ल, देखो हिंदी लिख के लाई है मेरे लिए, कहाँ गई सोनाली, अरे यार ऊपर चली गई आप, बृहत बीएनटीआर का अनुबद्ध पूर्णा की विभिन्न संख्या देख लेना है ना, मेरे को पूर्णावृत्ति की विभिन्न संख्या ऐसा कुछ है, अनुबद्ध पूर्णावृत्त विभिन्न संख्या ऐसा कुछ हिंदी है इसका, एक बार और एनसीईआरटी में आप देख लेना। ऐसा नहीं है गीतांजलि, मैंने पहले भी कहा है कि आजकल बोर्ड में भी नीट से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो सिलेबस से रिलेटेड है बोर्ड के, है ना, तो उनको देखें, मैं पहले ही कह चुकी हूँ इस बारे में कि नीट के क्वेश्चन सिर्फ नीट वालों को नहीं देखने, बोर्ड वालों को भी देखने, जिनके एमसीक्यू तो बेटा समुद्र है, कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी उठा सकते हैं, यूपी वालों का बिहार वालों में दे देंगे, बिहार वालों का यूपी वालों में दे देंगे, नीट का यूपी में दे देंगे, नीट का राजस्थान में दे देंगे, एमसीक्यूज तो कहीं भी मिल रहे हैं पढ़ने आपको, चाहे नीट दो या नहीं दो, ठीक है, H1 H2A H2B H3 H4, इसमें ये 4 तो न्यूक्लियोसोम बनाने में काम में आते हैं, और ये क्या काम आता है, लिंक का डीएनए, सॉरी लॉक करने के काम आता है। नेक्स्ट चले, ये देखो, ये मैंने क्लास में बताया था, लेकिन शायद आपने नोट ना किया हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्या है एमआरएनए में कैपिंग और टेलिंग के क्या लाभ होते हैं, ठीक है, जो टेलिंग और कैपिंग कर रहे थे हम, किसमें, सिर्फ यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनता है, तो मैंने आपसे कहा था इसमें दो काम होंगे, एक तो स्प्लाइसिंग होगी, है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रॉन एक्सॉन की छटनी करते हैं, इंट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सॉन को रख देते हैं, फिर हम कैपिंग और टेलिंग करते हैं यूकैरियोट, तो उसके क्या रीजन है, तो मैंने आपको बताया था क्लास में, लिखा भी था बोर्ड पे कि कैप यानी कि कैपिंग में जो मिथाइलेटेड ग्वानोसिन है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसकी बनी होती है एमआरएनए को, ये वाली चीज मैंने नहीं लिखी थी, इसको नोट कर ले, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बचाती है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो दूसरे डीएनए आरएनए प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, वो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जब ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ होते हैं बताओ आपको, एक मेन लाइसोसोम के अंदर भी होते हैं, तो जब एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आएगा, कहीं वो लाइसोसोम से टकरा गया तो वो लाइसोसोम को डाइजेस्ट कर देगा, खा जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं हो पाए, या कई बार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कांटेक्ट में आ गया एमआरएनए तो वो नष्ट नहीं हो जाए, एक तो उससे बचा रहे, और दूसरा जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये राइबोसोम की छोटी
संकेत प्रदान करती है या संकेत देती है कि ये जो टेलिंग है, क्योंकि ये पॉली मिथाइलेमाइड ग्वाइनोसिन की होती है, तो ये बताती है कि भाई एमआरएनए तुम राइबोसोम एमआरएनए कहां जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि वो छोटा बर्गर आएगा ना नीचे से जुड़ने के लिए, तो उसको संकेत देती है। दूसरा था टेलिंग, जिसको हम पुच्छन कह रहे थे हिंदी में, ठीक है। तो पुच्छन क्या है? पुच्छन में क्या करते हैं, पॉली ए की श्रृंखला बनी होती है, मतलब एडिनोसिन, पॉली एडिनोसिन की बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं, और ये कितनी होती है? 200 से 300 के आसपास होते हैं एडिन, ठीक है। तो पॉली ए की श्रृंखला बनी होती है, जिसको पूंछ में जोड़ा जाता है, मतलब एमआरएनए के आगे तो कैपिंग कर देते हैं और पीछे टेलिंग कर देते हैं, ये बताया था ना, ये एमआरएनए। तो टेलिंग क्या काम करती है? टेलिंग जो है वो एमआरएनए को केंद्र से बाहर निकलने में मदद करती है, क्योंकि बिना टेलिंग के ये केंद्र से बाहर नहीं आ पाएगा। कोई होगा भाई टोल टैक्स इसका परमिशन कि नहीं आता बिना टेलिंग के, इसीलिए टेल लगा के इसको बाहर निकाल देता है। ठीक, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये देखो, ये सीबीएसई में 2 बार आ गया है और ये पढ़ा हुआ है हमने, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं बच्चे, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने, ऐसा कुछ नहीं पूछा। मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि एचजीपी में इस्तेमाल किए गए वाईएसी और बीएसी में वाई क्या है और बी क्या है, ये पूछ रहा है। क्या था बी और क्या था वाई, बोलो, लिखो जरा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सकल मानव जीनोम मतलब वही एचजीपी के अंदर प्रतिशतता लिखिए जो प्रोटीन को कूट लेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कोड करती है और खोजे गए उन जीनों को बताती है जिनके कार्य भी विदित हैं, जैसे एचजीपी के दौरान देखा गया। अब बार-बार एचजीपी दे रखा है भटकाने के लिए आपको कि एचजीपी में कहां आया था। तो अगर आपने एचजीपी की विशेषताएं पढ़ी है, उसके पहले वाली एक दो चीजें पढ़ी है, तो आप ये सब आंसर बिल्कुल सिंपल है। एचजीपी को आपको डराने के लिए दिया ताकि आप सोचे यार एचजीपी में कहां आया था, ठीक है। तो पहला तो है हमारा पहला क्वेश्चन। तीसरा एसएनपी की फुल फॉर्म पूछी है, ये भी बताइए, क्लास में लिखी हुई थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ब्रैकेट में लिखा हुआ था। एसएनपी क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने आपको समझाया भी था कि सिर्फ एक प्रकार का कोई नाइट्रोजनिक बेस अगर बार-बार रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें बी क्या है लिखा आपने, ए और बी से बैक्टीरिया, वाई से ईस्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखे हुए हैं आंसर, देख लो एक बार, सारे पढ़े हुए हैं। वाई एस ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। कैरियर बोला था मैंने, सेल भी बोला था, एनसीईआरटी में क्रोमोसोम भी लिखा हुआ है, तो एक चीज ये भी आप लिख लेना, मैंने सेल बोला था, कैरियर बोला था, क्रोमोसोम नहीं बोला था। वाई ईस्ट के लिए निरूपित करता है और बीएससी में बैक्टीरिया के लिए निरूपित। काम क्या था इनका? तो मैंने आपसे कहा था किसका काम करते हैं? कैरियर का काम करते हैं। इन्हीं के अंदर हम डीएनए को डाल के कॉपीज बना सकते हैं, तो ये वाहक का काम करते हैं, इसको ध्यान रखना। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? डीएनए की कॉपी बनाना। क्लोन हम शब्द पढ़ के आए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि सेम कॉपी बनाने को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट को क्या बोलते हैं? क्लोन। जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे कॉपी बनती है डीएनए की, और वो हम बैक्टीरिया या इसके अंदर डाल देते हैं तो कॉपी बहुत सारी बन जाती है। ये शब्द आगे भी आएगा, वाहक, कैरियर, ठीक है। कुल मानव में, अब वो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज बताओ कूट लेखन का, तो आपको बताया था कि जो 2% से भी कम प्रोटीन है सिर्फ वही कोड होती है। बताया था कि हमारे डीएनए का केवल 2% से भी कम भाग जो है वो अनुलेखन में सहायक होता है, जिसमें से केवल 50% जीन्स के ही कार्य हमें ज्ञात है, बाकी का हमें कुछ पता नहीं है, उसी में हम उलझे हुए हैं अभी। तो ये हो गया दूसरे वाला। तीसरा एसएनपी की फुल फॉर्म पूछिए, तो ये लिखी हुई है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। अंश ने भी लिख के भेजा अनुक्रम बहुरूपी, मतलब आप देख लेना, उसका अलग-अलग बुक में अलग-अलग दे रखी हो, किसी ने लिख के भी भेजी है। चलो आगे चले, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, और भी जल्दी क्लास खत्म हो जाती है अगर टाइम पे शुरू हो जाती। तो आज की क्लास को मैं यही बाय बाय कह रही हूँ, कल हमें मीटिंग लेनी है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मीटिंग में